विहान खुराना मैंशन से निकलकर विला आ गया था और नव्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। नव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछी, कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सुनकर विहान रुक गया और बिना देखे बोला, यहाँ पर सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है, नौकरों को नहीं। और नव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो दोनों खुराना इंडस्ट्री पहुंच गए। नव्या मन में सोचने लगी कि आखिर ये पागल इंसान करना क्या चाहता है। ऑफिस लेकर आया है। विहान नव्या का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त बोला, कुछ याद आया तुम्हें? ये वही जगह है जहाँ तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। आज मुझे वो हिसाब पूरा करना है। नव्या उसे घूरकर देखने लगी। डर और घबराहट उसे दोनों ही हो रहा था। फिर भी अपने डर को छुपाते हुए वो विहान के साथ इंडस्ट्री के अंदर चली गई, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। वहाँ पर विहान ने नव्या का हाथ छोड़ चुटकी बजाते हुए सबका अटेंशन लिया। रौबदार आवाज़ में कहा, क्या आप सब इन्हें जानते हैं? सभी स्टाफ के लोग नव्या की तरफ देखने लगे। कैसे इन्हें कोई नहीं जानेगा? ये वही लड़की है जिसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बॉस पर हाथ उठाया। विहान टेढ़ी स्माइल किया और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके कहा, ये मेरी वाइफ है, हमारी शादी हो गई है, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। विहान इतना बोल के नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराया। नव्या अच्छे से समझ रही थी कि ये लड़का उसे बेइज्जत करने के लिए लाया है। विहान ने सबकी तरफ ध्यान से एक बार देखकर कहा, ये अब से मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, रोज़ मेरे साथ ऑफिस आएगी। ध्यान से सभी लोग इन्हें देख लो। नव्या विहान के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे घूरकर देखने लगी और मन में सोची, आखिर इसने अपनी औकात दिखा दिया। मन ही मन अंदर ही अंदर विहान को कोसे जा रही थी। विहान चुटकी बजाते हुए सबसे कहा, आप सब जा सकते हैं, अपना काम करिए। और नव्या का हाथ पकड़कर अपने केबिन में लेकर चला गया। केबिन में जाते ही विहान नव्या का हाथ छोड़कर अपने चेयर पर राजा की तरह बैठ गया। नव्या विहान के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी कि आगे ये आदमी मुझसे क्या करवाएगा। विहान चेयर से उठा और नव्या को बोला, ये सब फाइलें उठाकर गोडाउन में रखाओ, कल से तुम्हें ही शेड्यूल बनाना है, मीटिंग अरेंज करवाना है। ये सब तुम जितना जल्दी हो सके सीख लो। जाओ मेरे लिए हॉट कॉफ़ी बना कर लाओ। नव्या को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो विहान को सुनने वाली ही नहीं थी कि तब तक मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर कनिका नाम शो हो रहा था। नव्या कॉल पिक करने जा ही रही थी कि विहान की तेज़ आवाज़ गूंजा, एक नौकर होके अपनी औकात मत भूलो, अपने बॉस के सामने तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो। विहान के मुंह से बार बार अपने लिए जली कटी बातें सुनकर नव्या को बुरा फील होने लगा। नव्या जल्दी से वहाँ से निकलकर विहान के लिए 10 मिनट में कॉफ़ी लेकर आई। जब नव्या कॉफ़ी लेकर आई तो विहान उसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। उसे और तकलीफ़ देने का तरीका सोचने में लगा था। वहीं नव्या का मोबाइल बार बार रिंग करने लगा। नव्या घबराते हुए विहान से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। विहान ने अपने होठ को गोल घुमाया। छोटी आंखें करके विहान उसे देखने लगा, मानो उसे समझना चाहता हो कि नव्या झूठ बोल रही है या सच। नव्या उसे इस तरह खुद को देखते हुए नज़र इधर उधर फेरने लगी। जब विहान का आवाज़ उसके कान में गूंजा, ठीक है जाओ। नव्या भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और मोबाइल निकाल कनिका को कॉल लगाई। उधर हॉस्पिटल में विहान के घर से निकलने के बाद मनोहर जी की तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हार्ट अटैक सेकेंड टाइम उन्हें आया है, जिसकी वजह से करिश्मा जी, कनिका सब हॉस्पिटल में रो रही थी। नव्या जब कनिका के मुंह से ये सब सुनी तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या करे? नव्या कनिका से बोली, देख तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ। कनिका ने जब सुना नव्या आ रही है तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, दी प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, पापा को अभी तक होश नहीं आया है। नव्या कॉल कट करके आईने में खुद को देखकर बहुत रोने लगी। नव्या कभी नहीं सोची कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह मोड़ आएंगे। हाँ सही है कि बचपन में से ही हालात से लड़ रही थी, पर आज के हालात से कम ही थे। नव्या यही सोच रही थी कि विहान को बताएगी
तो वो उसे जाने नहीं देगा। क्यों ना मैं यहाँ से भागकर चली जाऊँ। यहाँ यही सही रहेगा। नव्या भागने का प्लान बना ली। नव्या वॉशरूम से बाहर निकली। जो फाइल विहान ने कहा था गोडाउन में रखने के लिए, वो फाइल हाथ में उठाकर जाने लगी। उसे इस तरह दबे पांव जाता देखकर विहान ने पूछा, ये फाइल लेकर कहाँ जा रही हो तुम? नव्या बिना पीछे मुड़े जवाब दी, तुमने ही तो कहा था इसे गोडाउन में रख कर आऊँ। इतना बोलकर नव्या आगे बढ़ गई, रुकी नहीं। उसे इस तरह जवाब देता देखकर विहान को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि विहान को पहली बार कोई इस तरह भारी पड़ रहा था जो उसके बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। नव्या को तो पता भी नहीं था गोडाउन किस तरफ है, उसे बाहर जाने का रास्ता पता था। नव्या केबिन से बाहर निकलते हुए फाइल वहां पर रखकर तेजी से भागते हुए लिफ्ट में घुस गई। खुराना इंडस्ट्री से बाहर निकली तो कैब बुक की और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ राज की फैमिली। राज बार बार कबीर को नव्या के बारे में पूछ रहा था। उसने कल से उसे नहीं देखा था। राज की फैमिली जब ये न्यूज़ देखी तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या कुछ ऐसा करेगी। उन्हें नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बोलें, पर उन्हें सच्चाई भी तो नहीं पता थी। आखिर ये सब कैसे हुआ? कबीर ने राज को बोला, भाई आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है भाभी थक गई है इसीलिए नहीं आई। राज, मैं उसे जानता हूँ, वो थकी भी रहती तो वो आती। वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। राज नव्या के बारे में बोलते बोलते उसी के बारे में सोचने लगा। कबीर अपने भाई की हालत देखकर सोचा, अगर इन्हें पता चला कि नव्या भाभी की शादी हो गया तो क्या होगा। इन्हें अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। मुझे ही एक बार भाभी से बात करना होगा। एक दिन नहीं हुआ एक्सीडेंट हुए, उन्होंने शादी कर ली। आखिर क्यों? ये बात तो हजम नहीं हो रहा। कबीर को इस तरह खोया देखकर राज बोला, अरे छोटे, तू कहाँ खो गया? क्या तुझे भी किसी से प्यार हो गया है? अरे नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि घर जाने से पहले ही भाभी के घर चला जाता हूँ, देख लेता हूँ भाभी ठीक तो है ना। कनिका के दिए गए पते पर नव्या पहुँच गई। हॉस्पिटल में पहुँचते ही अपनी माँ बहन को इस हालत में देखकर वो रोने लगी। कनिका आगे आकर बोली, देखो ना दी, पापा को क्या हो गया है। नव्या कनिका को गले लगाकर रोते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, देखना पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं दूर से करिश्मा जी नव्या को देखकर जल भून रही थी। वो दांत पीसते हुए आगे बढ़कर आई और कनिका का हाथ पकड़कर नव्या से दूर करते हुए बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुमने तो अपना घर बसा लिया है, जैसा तुम्हें चाहिए था वैसा मिल गया, तो जाओ उसके साथ ऐश कर, बिजनेसमैन के साथ। नव्या हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं माँ, आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस साजिश में फंसाया गया है। करिश्मा जी अपना हाथ आगे करके बोली, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। तुम भी अपनी माँ के जैसी हो, तुम हो तो उसी की बेटी ना, अपनी माँ के जैसी ही रहोगी। कनिका अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर गुस्से से बोली, माँ बस भी करिए, बिना सच्चाई जाने आप दी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर दी कह रही है उन्हें किसी साजिश में फंसाया गया है तो हमें मिलकर उस साजिश का सामना करना होगा। कनिका ये शब्द पर जोर देते हुए बोली। करिश्मा जी कनिका को झकझोरते हुए बोली, तो इसकी इतनी साइड मत ले, आज तेरे बाप की जो हालत है सब इसी की करतूतों की वजह से हुआ है, यही है इन सब की जड़। नव्या अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाकर बस रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब बताए कि उसके साथ गलत हुआ है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर से कांच के बने गोलाकार से नव्या अपने पापा को देखकर रोने लगी कि उसी वक्त एक गंभीर आवाज़ नव्या के कान में सुनाई दिया, तो तुम यहाँ हो। विहान के फेस पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। विहान ने नव्या के पास आकर बाहें पकड़कर कड़क आवाज़ में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ आई कैसे? मना किया है ना तुम्हें बिना मेरी परमिशन के बाहर निकलना नहीं, फिर भी तुम कैसे निकली? नव्या विहान को देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरे पापा के पास रहने दो प्लीज़। विहान ने नव्या को अपने करीब करके उसकी बाहों पर अपने हाथ कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता था तुम भागकर चली आओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नव्या रोते हुए बोली,
तुम देख रहे हो ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। क्या कहा? तुम्हें यहीं रहने दूँ? तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपने पति का घर छोड़कर तुम यहाँ रहोगी? नव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। विहान लाल आंखों से देखते हुए बोला, लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी, और नव्या का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगा। इतने में कनिका और करिश्मा जी आगे आकर खड़ी हो गई। करिश्मा जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ इसे इस तरह लेकर जा रहे हो? विहान ने एटीट्यूड में कहा कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे रास्ते में कैसे आए? कनिका और करिश्मा एक दूसरे को देखने लगी और करिश्मा जी ने कहा, मैं इसकी माँ जैसी आंटी हूँ और तुम इसे इस तरह से नहीं लेकर जा सकते हो, समझे? और आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। ये आपकी बेटी होगी या फिर थी, अब ये मेरी बीवी है। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोली, छोड़ो इसका हाथ। विहान ने इविल स्माइल करते हुए बोला, आप जितना देर हमें यहाँ पर रोकेंगी, इसे इसकी हर एक एक पल का हिसाब आपकी बेटी को देना पड़ेगा। मेरा जितना भी टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा, इसका खामियाजा आपकी बेटी से ही भरवा कर लूँगा और इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहती है इसे सज़ा नहीं मिले तो रास्ते से हट जाइए। ये सुनकर करिश्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और कनिका का भी यही हाल था और विहान ने नव्या का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगा। नव्या बार बार पीछे पलटकर देखे जा रही थी और विहान ने उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। करिश्मा जी कनिका बस उसे देखती ही रह गई। कुछ ही मिनटों में उनकी आंखों से नव्या ओझल हो गई। बेला पहुंचने के बाद विहान ने नव्या को सोफे पर ढकेल दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्यों गई थी तुम बिना मेरी परमिशन के? विहान इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नव्या सोफे पर से उठते हुए बोली, तुमने देखा ना मेरे पापा की हालत कैसी हो गई है। मैं तुम्हारे बाप की हालत पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम क्यों गई थी? विहान की आवाज़ पूरे लिविंग एरिया में गूंजने लगा। दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे बढ़कर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाप भी नहीं, समझी? विहान के मुंह से ये सुनकर नव्या का भी गुस्सा फटने लगा और नव्या गुस्से में बोली, मिस्टर विहान खुराना, खुद को समझते क्या हो? मेरे बाप से खुद की तुलना मत करना। तुम्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता क्योंकि तुम जैसा घटिया इंसान खुद के आगे किसी को नहीं समझते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि एक पिता और उसके बच्चे का क्या रिश्ता होता है। विहान ने नव्या के मुंह से ये सब सुनकर उसकी मुट्ठियाँ कसती जा रही थी। विहान ने नव्या की दोनों बाहें पकड़कर गुस्से में बोला, तुम मुझे सिखाओगी रिश्तों की अहमियत? नव्या खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं कौन होती हूँ तुम्हें सिखाने वाली? तुम खुद अपनी अकड़ में जीते हो। तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, जानवर कभी इंसान नहीं बन सकते। विहान ने गुस्से में नव्या के जबड़े को पकड़कर मसलते हुए कहा, अपनी बकवास से बंद करो, वरना क्या करोगे? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसके आगे और क्या कर सकते हो? अब बचा ही क्या है मेरे पास? तुम दुनिया के सबसे बुरे और घटिया इंसान हो, समझे? खुद के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और नव्या का हाथ छोड़े वहां से मिनी बार में चला गया और शराब की बोतल निकालकर पीने लगा। शराब पीते पीते उसने बोतल जोर से ज़मीन पर पटका। उसने खुद के लिए अपशब्द कान में चुभने लगे जो अभी कुछ देर पहले नव्या ने विहान को सुनाए थे। बोतल की आवाज़ सुनकर नव्या भी उसी डायरेक्शन में गई और उसने देखा विहान ज़मीन पर शराब की 2-3 बोतल पटकने लगा। विहान नव्या को सामने देखकर शराब की बोतल हाथ में लेकर नव्या की ओर बढ़ गया। नव्या के करीब जाकर नव्या का जबड़ा पकड़कर बोला, अगली बार अगर तुमने मुझे जानवर कहा ना तो ये शराब की बोतल ज़मीन पर नहीं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। विहान इतना बोलकर वापस बोतल ज़मीन पर ज़ोर से पटका। नव्या उसकी आवाज़ सुने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। वो समझ गई थी कि विहान कितना गुस्से में है। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। पता नहीं ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा, आज तो ये मुझे मार ही डालेगा। नव्या को इस तरह डरता देखकर विहान
बोतल को ज़मीन पर पटक दिया और नव्या का बाहें छोड़कर गुस्से में कहा, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गया होगा, वरना मुझे समझाने में वक्त नहीं लगेगा। विहान तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी नव्या डरी सहमी बैठी रह गई थी और धीरे धीरे कान पर से अपने हाथ हटाए विहान को अपनी आंखों के सामने ना देखकर वहीं खड़ी हुई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आदमी एक दिन सच्ची में मार ही डालेगा, मेरी मौत इसके हाथों ही लिखा है। नव्या बिना वक्त गवाए खड़ी हुई और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद की और विहान के गुस्से से भरी हुई लाल आंखों के बारे में सोचने लगी कि आज बच गई पर अगली बार शायद नहीं बच पाऊंगी। नव्या खुद को शांत करते हुए टेबल पर रखा हुआ पानी जग उठाई, गिलास में पानी लेकर एक सांस में ही पी गई। यूं ही 10-15 मिनट के बाद जब वो अच्छे से शांत हुई तो फिर उसे याद आया कि कनिका को कॉल करना है, हॉस्पिटल में अपने पापा के बारे में बताए। दूसरी तरफ राज की फैमिली, राज की मम्मी वसुंधरा जी विशाल जी से बोली, देखा ये लड़की कितनी चंट निकली, अच्छा हुआ कि हमारे बेटे राज से इसकी शादी नहीं हुई, नहीं तो शादी होने के बाद ये सब करती तो हमें कहीं का नहीं रहते। इतनी भोली गाय दिखती थी, आखिर अपने रंग दिखा ही दिए, अपनी माँ के जैसी ही निकली। शक्ल से तो हमेशा भोली मासूम लगती थी। विशाल जी वसुंधरा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं वसुंधरा जी, हमें तो ये बात हजम नहीं हो रहा कि नव्या बिटिया ऐसा करेगी। आपको अभी तक ऐसा नहीं लगता पूरी दुनिया को पता चल गया नव्या शादी कर ली, पर एक आप ही हो जो आपको ऐसा नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ मेरे बेटे की फिक्र है, नहीं तो। विशाल जी वसुंधरा जी को शांत करते हुए बोले, हमें अभी राज को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। विशाल जी को जब पता चला मनोहर जी की सेहत के बारे में तो वो भागकर हॉस्पिटल गए देखने के लिए। ये सबको समझने में देरी नहीं लगा कि ये सब नव्या की शादी की वजह से ही हुआ है। विशाल जी को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर ये सब नव्या की वजह से ही हो रहा था ना, उसने ना शादी की होती और ना ही ये सब होता। विशाल जी ये सब सोच ही रहे थे। उधर कबीर भी नव्या के घर पर पता लगाने के लिए पहुंच गया, पर घर पर ना किसी को देखकर मनोहर जी की हालत देखकर वो इस वक्त चुप रहने में ही भलाई समझने लगा। आखिर कैसे पता लगाए? रात का समय नव्या अपने आप को कमरे में ही बंद कर ली। उसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो बाहर आए। इतना डर गई थी कि विहान की परछाई से भी उसे डर लगने लगा था। इस डर की वजह से ना तो उसे रात को नींद आई और ना ही वो सो पाई। पूरी रात इसी डर और ख्वाब में ही रात निकल गया। नव्या को अब राज की फिक्र भी हो रही थी। 2 दिन हो गए। राज मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या उसे पता चल गया होगा कि मेरी शादी हो गई है? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कैसे मैं उससे नज़रें मिलाऊंगी? क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं जिसे चाहती हूँ मुझे वो क्यों नहीं मिलता? अब तक तो राज को पता भी चल गया होगा कि मेरी शादी हो गई है। क्या जवाब दूंगी मैं उसे? नव्या लगातार ये सब सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। विहान जब से घर से निकला था तब से वापस नहीं आया। दोपहर से शाम से सुबह हो गया पर विहान घर नहीं आया। नव्या को सुबह में नींद आने लगी। वो बेड पर बैठी ही सर टेक कर सो गई। सुबह 10 बजे बाहर चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी, जिसके शोर से नव्या की आंखें खुल गई। नव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ही रही थी कि एक सर्वेंट ने डोर नॉक की, जिससे नव्या हड़बड़ा कर उठ गई। उसे लगा कि विहान है दरवाजे पर। नव्या को हिम्मत नहीं हो रहा था कि दरवाज़ा खोले। बाहर से सर्वेंट की आवाज़ आई, मैम दरवाज़ा खोलिए। नव्या ने सर्वेंट का आवाज़ सुनकर तसल्ली हो गया कि विहान नहीं है। वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोली। सर्वेंट ने कहा, मैम बड़ी मैम आई हुई है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। नव्या को समझ में नहीं आया कि बड़ी मैम कौन? नव्या आश्चर्य से पूछी, ये बड़ी मैम कौन है? सर्वेंट ने नज़रें नीचे करके नव्या से बोली, मैम
विहान सर की दादी और उनकी मम्मी वो दोनों नीचे आई हुई है, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। नव्या ने जैसे ही सुना कि विहान की मम्मी और दादी आई हुई है, उसे बहुत अजीब लगने लगा। क्या करूं? कैसे नीचे जाऊं? नव्या को लगा कि विहान भी नीचे ही रहेगा। नव्या सर्वेंट से पूछना चाहती थी, पर कैसे पूछे? पर ना चाहते हुए भी नव्या ने पूछा, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? सर्वेंट ने नज़रें झुकाए ही कहा, मैम वो सर तो रात से ही घर नहीं आए। नव्या को जैसे ही पता लगा विहान कल रात से नहीं आया है, नव्या अंदर ही अंदर रिलैक्स हो गई, पर उसे डर भी लग रहा था। आखिर अड़ियल इंसान कहाँ है? कहीं आने के बाद मुझे ज़िंदा ना खा जाए। नव्या कबर्ड में से एक सिंपल और साड़ी निकाली। 2 दिन पहले जब नव्या आई थी तब वो एक सिंपल ड्रेस पहने थी, पर शादी वाले दिन ही विहान ने सभी उसकी ज़रूरत की चीज़ें रखवा दिए। वो साड़ी हाथ में लेकर वॉशरूम में चली गई। साड़ी जितना दिखने में सिंपल थी उतना ही कॉस्टली भी था। लाइट नेवी ब्लू कलर और उस पर जो डिज़ाइन वो बहुत ही बारीक तरीके से किया हुआ था। साड़ी की वैल्यू नव्या को नहीं पता था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली, साड़ी में लगा टैग देखी तो उसकी सांस गले में अटक गया। नव्या अपने मुंह पर हाथ रख के बोली, बाप रे! साड़ी की प्राइस 4,03,212.80 थे। नव्या ने सोचा तुरंत चेंज कर ले। जल्दी से कबर्ड के पास जाके दूसरी साड़ी निकाली, पर जो भी कपड़े थे वो सब एक से एक बढ़ के थे। कांजीपुरम से लेकर बनारसी साड़ियाँ अंदर रखी हुई थी और ड्रेस भी महंगे और एक्सपेंसिव रखे थे। आखिरकार इन कपड़ों में ऐसा क्या है जो इतने महंगे हैं? इतने तो हमारी सैलरी के पैकेज भी नहीं है। कहीं ये कपड़े ख़राब हो गए तो? जो भी होगा क्या, ये बदतमीज़ आदमी ने मेरे साथ जो किया वो क्या कम है? फ़िलहाल तो वो है ही नहीं। जब आएगा तब देखा जाएगा। उसके आने से पहले निकाल के रख देती हूँ। नव्या तैयार होने के लिए मिरर के पास बैठ गई। गले में सिर्फ मंगलसूत्र पहने हुए और लाइट रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। गीले बालों को खुले ही छोड़ दी और सब मिलाकर टाइम नव्या ने 45 मिनट लगाए। नव्या को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। ये सब उसके लिए नया है। घर और घर के लोग सब नया है। नव्या सीढ़ियों से नीचे उतरती नीचे आ रही थी। अचानक उसकी नज़र सोफे पर बैठे विहान पर गई। बाजू के सोफे पर दादी और उसकी माँ तीनों बस नव्या को ही देख रहे थे। अनिका जी आने से पहले ही शिव को इन्फॉर्म कर दी थी दादी के साथ विला पर आ रही है, जिसकी वजह से विहान को ना चाहते हुए भी जल्दी से आना पड़ा। विहान इसीलिए जल्दी आ पहुंचा ताकि कहीं नव्या सबको सच ना बता दे कि उसने उसके साथ किस हालत में शादी करवाया है। विहान सोफे के बीचों बीच बैठ के दोनों हाथ सोफे पर फैलाए बैठा था। विहान ने नव्या को देखकर गर्दन टेढ़ा किया। नव्या नीचे आते ही सबसे पहले सिर पर साड़ी का पल्लू ओढ़ के नीचे झुक के दादी के पैर छुए। दादी ने भी सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। फिर विहान की मम्मी के पैर छुए। उन्होंने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची हो। अनिका जी की नज़र नव्या की सूनी मांग पर गई। उन्होंने आंखें छोटी करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ क्यों सूनी है? माना तुम लोग आज की जनरेशन के बच्चे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे रीति रिवाज ही भूल जाए। वैसे तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं। वो मैं अभी नहाई हूँ इसीलिए लगाना भूल गई। नव्या विहान के सामने आकर खड़ी हो गई। दादी ने नव्या को देखकर बोली, अच्छा तो तू है विहान की धर्मपत्नी। वैसे तू है बड़ी खूबसूरत। और तुम दोनों कब से घूम रहे थे? घूमने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विहान तो आंखें छोटी करके अपनी दादी को देखने लगा तो दादी ने शिव को देखकर बोली, तू बता क्या बोलते हैं? आजकल के लड़के लड़कियां घूमते हैं। शिव पहले तो सबके तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, दादी उसे डेट करना कहते हैं। हाँ वही। बताओ कब से घूम रहे हो तुम दोनों? दादी ने नव्या की तरफ देख आगे बोली, ये तो बोलेगा नहीं, अब तू ही बता दे। नव्या को इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। साड़ी की पल्लू पकड़कर इधर उधर देखकर फिर विहान की तरफ देखने लगी ताकि वो कुछ बोले, पर विहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा।
अब नव्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी, क्यों ना सब बता दूं इस राक्षस ने मेरे साथ क्या किया है। नव्या ने होंठ हिलाए ही थे बोलने के लिए कि मुश्किल से 2 शब्द ही निकले। वो मैं 2 महीने से विहान ने 2 शब्द चिन्ह पर हाथ फेरते हुए कहा और नव्या की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ भी गलती से बोली तो आज उसका दर्दनाक मौत लिखा है। विहान के हाथों से दादी ने नव्या को अपने पास से बुलाकर बैठने के लिए बोली। नव्या दादी और अनिका जी दोनों के बीच में बैठ गई। दादी नव्या की गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी हो तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। नव्या कुछ बोलती उससे पहले विहान बोला, इसकी फैमिली दिल्ली में रहती है तो इसे शादी नहीं करने देते, इसीलिए इसे भागना पड़ा। अनिका जी आश्चर्यचकित होते हुए आगे बोली, ये भागकर आई है या तुमने इससे शादी किए हो। विहान अब अपनी फैमिली से इरिटेट होते हुए कहा, मॉम हम दोनों को शादी करना था और हमने पूरे रीति रिवाज से किया है। अनिका जी ये सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों का सोने के कंगन निकालकर नव्या के हाथ में डालते हुए कहा, आज से ये तुम्हारा है। नव्या ने अपने हाथ पीछे कर लिए और हकलाते हुए बोली, नहीं आंटी, ये मैं नहीं ले सकती। आंटी वर्ड सुनकर दादी और अनिका जी दोनों घूरकर नव्या को देखने लगी और अनिका जी ने कहा, आज से तुम मुझे माँ कहोगी। नव्या ने गर्दन हाँ में हिला दी। नव्या को इतना तो समझ आ गया कि विहान को छोड़ इसकी फैमिली बहुत अच्छी है। अनिका जी ने कंगन नव्या के हाथ में पहनाते हुए बोली, ये कंगन मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है जो तुम्हारे बाजू में बैठी है। जब मैं इस घर में शादी करके पहली बार आई थी, आज मैं यही तुम्हें दे रही हूँ। और साथ ही उन्होंने नव्या के लिए साड़ियाँ गहने भी लाकर आई थी। नौकरों को बोलकर सब टेबल पर रखवा दिए और बोली, ये सब तुम्हारे लिए और मैं चाहती हूँ जब तुम्हारा पग फेरा हो जाएगा तो तुम यहाँ नहीं रहोगी, हमारे साथ मेंशन में रहोगी। दादी ने दोनों को देखकर कहा, अब शादी कर ही लिया है तो इस घर की बहू होने के नाते सारे रस्म निभाने ही होंगे। विहान की तरफ देखकर आगे बोली, तो बहू को लेकर इसके मायके पग फेरे के लिए लेकर जाएगा। विहान जैसे ही सुना कि रस्में निभानी पड़ेगी, अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आने लगा था कि वो कहाँ पे फंस गया। क्या उसने शादी करके सही किया या गलत? कहाँ सोचा था इससे बदला लूँगा, इसे तड़पता देखूँगा, उल्टा मुझे ही इसके साथ रस्में निभाने पड़ेगी। विहान मन ही मन सोच रहा था, मैं ये शादी वादी नहीं मानता, मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताने वाला। दादी ने विहान को देख स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए बोली, बहू जब पग फेरे से वापस आएगी तो मुंह दिखाई का रस्म मेंशन में होगा। ये छोटी रस्म नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी, ताकि जिन लोगों ने टीवी न्यूज़ में देखा है वो अब मुंह दिखाई में आके सामने से देखें। दादी ने विहान को छड़ी दिखा के आगे बोली, मेरा लाडला पोता है, दुनिया को पता लगना चाहिए। दादी बोल ही रही थी कि नव्या ने कहा, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नव्या सबकी तरफ देखकर उठ गई। दादी ने शरारती अंदाज में बोली, मीठा बनाना, कड़क चीज़ मत बनाना, क्योंकि इस बुढ़िया के दांत नहीं हैं। दादी की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए सिवाय विहान के। विहान की नज़र सिर्फ नव्या पर थी, कोई देखे ना, इसीलिए अपनी नज़र बार बार इधर उधर घुमा रहा था। नव्या उठी और किचन की तरफ चल दी। सोफे पर बैठा विहान गर्दन टेढ़ा घुमाया और नव्या को ही देखे जा रहा था। उसे मौका चाहिए था कि कब नव्या अकेली मिले और मैं उसे भला बुरा सुना दूं। अनिका जी ने सीरियस होते हुए कहा, देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैं यही चाहती हूँ तुम जाके नव्या की फैमिली वालों से बात करो, उन्हें मनाओ ताकि वो लोग भी रस्म निभाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लोगों को मनाऊं। मानना है तो माने, ना माने तो उनका प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ इनवाइट कर सकता हूँ और ना आए तो उनका मन। दादी छड़ी दिखाते हुए बोली, ये तुझे पहले ही सोचना चाहिए था, शादी करने से पहले। अब किया है तो तुझे सब निभाना पड़ेगा, नहीं तो ये बुढ़िया छड़ी दिखाई दे रही है ना, तेरी गोरी चमड़ी लाल करूँगी। विहान ने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, मैं अभी आया और उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास जाकर दोनों हाथ फोल्ड किए सिर्फ नव्या को देखने लगा। नव्या इस वक्त
अपनी साड़ी का पल्लू कमर में फंसाकर खीर बना रही थी। जैसे ही पीछे मुड़ी विहान को अचानक देख घबराते हुए चीख निकल गई। विहान ने नव्या की तरफ बढ़ने लगा। विहान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर नव्या पीछे होने लगी। किचन में स्लैब से सट गई। विहान ने इस वक्त कैजुअल कपड़े में ब्लू जीन्स वाइट शर्ट पहना था। कमाल का दिख रहा था। विहान ने गर्दन टेढ़ा किया, होठों को गोल घुमा के कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।